घुमाते हुए उसने अपनी दुखती कमर को सहारा दिया। सुबह से मशीन पर कपड़े धोने में लगी थी, फिर भी कपड़ों का ढेर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाश्ते के बाद ही चाची ने उसे उस हिस्से में भेज दिया था और सख्त वार्निंग दी थी कि वह घर के दूसरे हिस्से में ना दिखे, क्योंकि वहां उसके चाचा जी के कुछ वीआईपी मेहमान आने वाले थे। उसने जो पिंक कलर की शर्ट पहनी थी वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उस लूज शर्ट में उसकी बॉडी साफ झलक रही थी। शांता नाम की कामवाली ने जब कुछ और कपड़े लाकर रखे तो उसने उसे बेबसी से देखा। मैडम का ऑर्डर है कि इन्हें भी धो देना। उसने पलट कर देखा और उदासी होकर बोली, आप और आपकी मैडम ने क्या मुझे खरीद लिया है? घंटों से कपड़े धो धो कर मेरी कमर अकड़ गई है। वो बस रोने ही वाली थी। बेबसी की वजह से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके गुलाबी होठ कांप रहे थे। पर शांता ने कंधे उचकाए और जाने लगी। शांता प्लीज, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, उसने रिक्वेस्ट की। किचन में कुछ नहीं बचा और मैं तो अब घर जा रही हूँ, शांता ने जवाब दिया। इस घर में उसकी और शांता की हैसियत बराबर ही थी, तो वो और क्या कहती। उसे पार्टी में बुलाना तो दूर, किसी ने उसकी परवाह तक नहीं की। दीवार के सहारे बैठकर उसने घुटनों पर सिर टिका लिया और जी भरकर रोने लगी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। काफी देर रोने के बाद उसने फिर से काम करना चाहा, तो जिस्म ने जवाब दे दिया था। इस थकावट में खुद को संभालना मुश्किल था। आखिर वो अंदर चले आई। किचन वाकई खाली था। फ्रिज लॉक था और बाहर से आने वाली खाने की लजीज खुशबू उसे बेचैन कर रही थी। सूखे होठों को चाटते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ी। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो अपनी चाची के गुस्से और मार से वाकिफ थी। उन्होंने मना किया था कि वो वहां न आए, पर भूख उसे वहां खींच लाई थी। अंजाम की फिक्र किए बिना वो मेहमानों के सामने चली गई। अपनी उंगलियों को मरोड़ते और होठ काटते हुए वो सहम कर खड़ी हुई, तो सारे मेहमानों की नजरें उस पर टिक गई। बिखरे हुए बाल उसके खूबसूरत चेहरे को छू रहे थे। गोरा रंग और गुलाबी होठ जिन्हें वह घबराहट में काट रही थी। वो किसी भी एंगल से घर की नौकरानी नहीं लग रही थी। वो सबकी अटेंशन का सेंटर बन गई थी। भीगे हुए कपड़े उसके वजूद से चिपके थे। उसने दुपट्टे से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश की और बुरी तरह नर्वस होते हुए दुपट्टे के कोनों को खींचने लगी। अनिता जी और हरीश गुप्ता की बेचैनी बढ़ गई। हरीश गुप्ता की तेज नजरों ने अनिता जी को जैसे वार्न कर दिया था, इससे पहले कि चाची उसका इंट्रोडक्शन एक नौकरानी के तौर पर करवाती। उसके पंखुड़ी जैसे गुलाबी होठ हिले और अनिता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, चाची, मुझे खाना चाहिए, मुझसे अब और काम नहीं होता। वो लगभग 20 साल की लड़की अपनी मासूमियत के साथ रोने ही वाली थी। महफिल में मौजूद हर शख्स की नजरें उसकी तरफ थी, लेकिन उन सब में सबसे खास और हैंडसम वही शख्स था जो पूरी महफिल की जान बना हुआ था। उसे न जाने कितनी मिन्नतें करने के बाद चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ बुलाया गया था, जो अब तक अनवी और वंशिका की बनावटी बातों और उनके फैशन के लदे चेहरों से बुरी तरह उब चुका था। उसकी नजर अचानक अवनी पर पड़ी। पल भर में ही उसकी ऊब दिलचस्पी में बदल गई। पहली नजर में उसे भी लगा था कि शायद वो कोई नौकरानी है। हालांकि अपने खूबसूरत और मासूम चेहरे से वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। फिर भी उसकी हालत उसकी बेबसी की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अनीता जी को चाची कहकर पुकारा, अनीता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव मेहता जैसा इंसान जो चेहरों के उतरते चढ़ते हाव भाव पढ़ने में माहिर था, भला कैसे ना समझता। अनीता जी के चेहरे की उस पीली और फीकी रंगत ने उसे बता दिया कि मामला कितना नाजुक है। अनीता जी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और सबको एक बनावटी नजर से देखते हुए उसे एक तरफ ले जाने लगी। इसके बावजूद वो लड़की बार बार पलट पलट कर खाने की टेबल को देख रही थी। महफिल दोबारा अपनी बातों में मगन हो गई, लेकिन आरव मेहता दूर खड़ा अनीता जी की हरकतों को नोटिस कर रहा था। वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले न जाने उनसे क्या कह रही थी। आरव मेहता गौर से उसकी उन मिन्नत भरी नजरों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रही है, लेकिन वो उसके सलीके से बने वजूद और कमर तक बिखरे उन बालों को देख रहा था। तुम्हें भूख की कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई थी जो मेहमानों के सामने चली आई। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अनिता जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो उनके गुस्से से डरकर बस आंसू बहाए जा रही थी। चाची, बस मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दे, भूख के मारे मेरा दम घुट रहा है। आप जानती है ना कि मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकती। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अनीता जी ने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो क्या तुम मर जाती? अनीता जी के घमंड की कोई हद नहीं थी। हालांकि वो उसकी सगी चाची थी, कोई सौतेला रिश्ता नहीं था, लेकिन अनीता जी की नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं थी।
वो उसे जिस मकसद के लिए अपने पास लाई थी, बस वही पूरा करना चाहती थी। और आज सबके सामने आकर उसने जो गलती की थी, उसकी सजा तो उसे हर हाल में भुगतनी थी। सुबह से ही उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ अनवी और वंशिका को पार्टी में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रखी थी। अनीता जी चाहती थी कि उनकी बेटी ही हमेशा लाइमलाइट में रहे। हरीश गुप्ता ने खास तौर पर आरव को अपनी बेटी अनवी से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अवनी ने अचानक आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उसे कमरे में बंद करने के बाद अनीता जी दोबारा पार्टी में लौट आई। अनवी ने उन्हें सब नजरों से देखा, क्योंकि वो अपनी माँ की बेचैनी भाप चुकी थी। अवनी के वहां से जाने के बाद आरव का वहां दिल नहीं लगा। वो बुरी तरह उब चुका था। कुछ ही देर में उसने हरीश गुप्ता से इजाजत ली और वहां से निकल गया। उसे पार्टी से वापस आए 1 घंटा बीत चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा एक के बाद एक सिगरेट फूके जा रहा था। उसके दिमाग में मची हलचल का बस एक ही नाम था, अवनी। अनिता ने जब उसे अवनी कहकर पुकारा था, तब आरव मेहता बड़े गौर से उसका चेहरा देख रहा था। उसे लगा कि वो लड़की अपने नाम की तरह ही मासूमियत की जीती जागती मिसाल है। उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वो उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, पर वो ऐसी थी जो पल भर में उसके जहन पर छा गई थी। आरव मेहता की पसंद मामूली नहीं हो सकती थी। उसने फैसला कर लिया था, वो उसे हासिल करके रहेगा, अपने पास रखेगा, और जब मन भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा, अंजाम जो भी हो। पर इस वक्त उसे हर हाल में वो लड़की चाहिए थी। शाम ढलने से पहले ही ड्राइंग रूम में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई नहीं जानता था कि जिस शख्स को दोपहर में इतनी मिन्नतें करके बुलाया गया था, वो बिना बुलाए दोबारा उनके दरवाजे पर खड़ा होगा। आरव ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाना या रिक्वेस्ट करना नहीं सीखा था। इस वक्त वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। हरीश गुप्ता उसके चेहरे को देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरव के अचानक दोबारा आने की वजह क्या है। आरव अब चिढ़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से करे। गुप्ता साहब, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। आरव की भारी आवाज ने ड्राइंग रूम के सन्नाटे को चीर दिया। हरीश गुप्ता, जो पहले से ही उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, अब और भी चौकन्ने हो गए। आप हुक्म करें आरव साहब, उन्होंने उसी लहजे में कहा जो अक्सर वो रईस लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। अवनी, अवनी गुप्ता। आरव के मुंह से ये नाम निकलते ही हरीश गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आरव को अवनी का पूरा नाम कैसे पता चला, लेकिन सामने बैठा शख्स आरव मेहता था। वो उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानता था। अवनी को देखे हुए उसे 3-4 घंटे बीत चुके थे, और ये नामुमकिन था कि आरव इतने समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। अगर कोई चीज उसकी नजर में आ जाती, तो जब तक वो उसे पा नहीं लेता, उसे चैन नहीं आता था। मैं कुछ समझा नहीं आरव साहब। काफी देर की खामोशी के बाद हरीश गुप्ता ने बात टालने की कोशिश की। आरव की नजरें ठंडी और चुभने वाली थी। उसने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, समझे नहीं या समझना नहीं चाह रहे? आप ऐसा कीजिए, अपनी बीवी को बुलाइए, मैं उन्हीं से सारी बातें तय कर लूंगा। आरव की इस बात ने हरीश गुप्ता को स्तन कर दिया। आज की पूरी पार्टी में वो अपनी बेटियों को बार बार आरव के सामने ला रहे थे, ताकि किसी तरह उनकी किस्मत चमक जाए। लेकिन आरव मेहता की नजरें टिकी भी तो उस मामूली सी लड़की पर, जिसकी उनके घर में कोई अहमियत ही नहीं थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपनी भतीजी का हाथ आपके हाथ में दे दूंगी? ये सब इतना आसान नहीं होता। अनीता जी के चेहरे पर जलन, नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटियों के मुकाबले उस लड़की का नाम लिया जा रहा है, जिसे वो घर में नौकरानी की तरह रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हीं को उनकी बेटियों से भी बेहतर नसीब मिले, और वो आरव मेहता जैसे रईस इंसान के हमसफर बने। मैं उसे ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। मैं उसे शादी करके उसे साथ ले जाऊंगा, ताकि आपका भरम भी बना रहे। आरव ने ठंडे लहजे में कहा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस घर में उसकी क्या हैसियत है, लेकिन आप जैसे दोगले रिश्तों का मान रखना भी तो जरूरी है। 10 लाख। आरव बड़ी पारखी नजरों से उन दोनों के चेहरे को देख रहा था, जो एक दूसरे की आंखों में ताकते हुए अजीब कश्मकश में थे। 15 लाख। अनिता की आंखों में लालच चमक उठा। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो भला चुप कैसे रहती। आरव के लबों पर एक फीकी सी मुस्कान आई, और वो सुकून से सोफे के बैग से टेक लगाकर बैठ गया। अनिता जी ने आरव के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या उसे हमेशा अपनी बीवी बनाकर रखोगे, या बस कुछ दिनों के लिए? सच तो ये था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरव उसे जिंदगी भर साथ रखे या कुछ दिन में छोड़ दे। उन्हें तो बस पैसों से मतलब था। आरव का हाथ इस वक्त चेकबुक पर चल रहा था। चेक काटकर उसने टेबल पर सरकाया और कहा,
आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उसे सारी जिंदगी पास रखूं या कुछ दिनों के लिए। आपके लिए इतना काफी है कि मैं उसे यहाँ से अपनी बीवी बनाकर ले जा रहा हूँ। ये कहते हुए वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उधर अवनी न जाने कितनी देर से कमरे में पड़ी थी। भूख और थकावट ने उसे बेहाल कर दिया था। वो बिस्तर पर दुबक कर लेट गई, इस उम्मीद में कि शायद नींद आने पर पेट की भूख का एहसास कम हो जाए। उसकी कोशिश कामयाब रही और कुछ ही देर में गहरी नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। तभी दरवाजे का लॉक खुला और अनीता जी अंदर दाखिल हुई। उन्होंने एक नजर गहरी नींद में सोई अवनी के चेहरे पर डाली और उसके कंधे को झंझोड़ा। अवनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। चाची, क्या आप मेरे लिए खाना लाई है? अवनी ने उम्मीद से पूछा। अनीता जी ने चिढ़कर अपनी नजरें घुमा ली। कभी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो अवनी। वो उसके करीब बैठ गए। अवनी हैरान थी। इस घर में आने के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चाची बिना किसी काम के उसके पास आए या इस तरह उसके करीब बैठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हवा का रुख किस तरफ बदल रहा है। अवनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर अनीता जी की तरफ देखा। चाची, प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए। आप तो जानती है मैं सुबह से भूखी हूँ। ठीक है, अभी किचन में जाकर जो खाना है खा लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, अनीता जी ने सख्ती से कहा। और अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो याद रखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी धमकियां अवनी को डराने के लिए काफी थी। अवनी ने सहम कर सिर हिलाया और नजरें झुका ली। अवनी, तुम्हारी शादी आरव मेहता से हो रही है, अभी इसी वक्त, और शादी के तुरंत बाद तुम उसके साथ उसके घर चली जाओगी। अवनी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने हैरानी और डर से अपनी चाची की तरफ देखा। उसके होठ कांपने लगे। शादी? उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो जानती नहीं थी कि इस नरक से निकालकर किस्मत उसे किस नए मोड़ पर भेजने वाली है, पर उसे अपनी चाची से किसी भलाई की उम्मीद भी नहीं थी। आरव मेहता तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊंचा आदमी है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पसंद कर लिया, अनीता जी ने रुखाई से कहा। अवनी का दिल बैठा जा रहा था। वो घबराकर अनीता जी से दूर हट गई। मुझे मेरे पापा के पास भेज दीजिए, मैं दादी के पास चली जाऊंगी, प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। अनीता की आंखों में एक अजीब सी लालच भरी चमक थी। उनके लिए अवनी वो सोने की चिड़िया थी जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर अवनी के कंधे को जोर से दबोचा। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी है। इतना हुक्म सुनाकर वो कमरे से बाहर निकल गई। अवनी बेजान सी बिस्तर पर गिर गई। वो सोच रही थी कि किस्मत उसे अब किस मोड़ पर ले आई है। अपनी माँ की मौत के बाद अवनी ने सिर्फ अकेलापन और दुख ही देखा था। उसके पापा ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली और अपनी नई बीवी के साथ विदेश शिफ्ट हो गए। अवनी को दादी के पास छोड़ दिया गया। दादी का बर्ताव उसकी माँ के साथ कभी अच्छा नहीं था, इसलिए अवनी को भी वहाँ वो प्यार नहीं मिला जो एक पोती को मिलना चाहिए। फिर भी वहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना और सिर पर छत तो थी। सब कुछ तब बदला जब चाचा अपनी बीमारी का नाटक करके हवेली आए। उन्हें अपने घर के लिए एक ऐसी नौकरानी चाहिए थी जो बिना पैसे लिए दिन रात काम करे। उन्होंने अपनी सास से कहा कि वो अवनी को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि उनकी बेटियों के साथ अवनी का मन लगा रहे। मासूम अवनी भी अपनी बहनों के प्यार की चाहत में चाची के साथ चली आई, लेकिन यहाँ शहर आकर उसे असलियत पता चली। चाची को वो नहीं बल्कि घर और अपनी बेटियों की चाकरी करने के लिए एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, और आज तो उन्होंने उसकी जिंदगी का सौदा ही कर दिया था। ये सब कुछ उसके पिता की गैर जिम्मेदारी का नतीजा था। अगर उन्होंने वक्त रहते उसकी देखभाल की होती, उसके बारे में छानबीन की होती और अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो शायद आज हर कोई उस पर अपनी मर्जी न थोप रहा होता। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी किस्मत के लिखे को स्वीकार कर लिया था। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आंधी तूफान की तरह दाखिल हो रहा था जिसे वो पूरी तरह अनजान थी। अवनी, जो स्वभाव से चंचल लड़की थी और जिसने इतनी मुश्किलों के बाद भी सिर्फ मुस्कुराना सीखा था, वो नहीं जानती थी कि ये बदला उसकी जिंदगी में क्या रंग लाएगा। जब चाची ने उसे बेबस देखकर उसके सिर पर घूंघट ओढ़ाया तब उसे खामोश होना पड़ा। उसे समझ आ गया था कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है और इंसान अपनी किस्मत के आगे नहीं निकल सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। शादी की रस्मों से वो बखूबी वाकिफ थी। उस वक्त उसे अपने पापा की कमी सबसे ज्यादा खल रही थी। उसे किसी अजनबी के हवाले किया जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पास बैठा शख्स
उसकी घबराहट और बढ़ा रहा था। वो अपनी चमकती आंखों से बस अवनी के चेहरे को निहार रहा था, जब तक चाची ने घूंघट से उसका चेहरा ढक नहीं दिया। शादी इतनी सादगी से हुई कि अनीता जी की अपनी बेटियों ने भी इसमें शामिल होना जरूरी नहीं समझा। ये सिर्फ एक डील थी और अवनी की जिंदगी अब किस्मत के हवाले थी। फेरे पूरे होते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सब कुछ उस शख्स के नाम कर दिया है, लेकिन उससे पहले उसने खुद को किस्मत के हवाले किया। उसे यकीन था कि अगर भगवान ने उसकी जिंदगी में ये मोड़ लाया है तो इसमें जरूर कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी। तभी वंशिका ने अपनी बाहें समेटे हुए सुलगती नजरों से उसकी ओर देखा और जहर उगलते हुए कहा, जल्द ही इस अमीरजादे का मन तुम्हारी खूबसूरती से भर जाएगा, क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही तुम्हें भी ये रईसी हजम नहीं होगी। अवनी ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली और फिर चुपकर उसकी पीठ को देखा, जो उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। न जाने क्यों उसका दिल बिना वजह उदास हो रहा था। वंशिका की बातों में जलन साफ झलक रही थी। अवनी तो बस कुछ देर की मेहमान थी, जिसके बाद वह हमेशा के लिए वहां से चली जाती। वंशिका ने तंज कसते हुए फिर से कहना शुरू किया, इसलिए आई थी ना तुम पार्टी में, ताकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, वह शख्स जो अब तक बिजी लग रहा था अचानक पलटा। वो भले ही अवनी के चाचा से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों की बातों पर था। जी बिल्कुल, इसलिए आई थी ताकि मेरी नजरें उसे चुन सके। हालांकि मेरे आसपास कई चमकते हुए चेहरे मुझे अपने ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें वो खास बात और कशिश नहीं थी जो इस चेहरे में है। और अब आप हमारी मिसेज से और क्या जानना चाहती है? अवनी हैरान रह गई और बिना सोचे समझे सिर उठाकर उस अनजान शख्स की तरफ देखती रह गई। एक ऐसा खूबसूरत इंसान जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और जिसे आज तक कभी देखा भी नहीं था, किस्मत ने अचानक उसकी झोली में डाल दिया था। वो उसे किस इरादे से और कहाँ ले जा रहा था, अवनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन राजकुमारों जैसे हैसियत रखने वाला वो शख्स उसे पहली ही नजर में अच्छा लगा था। 28 साल का आरव मेहता, जो पेशे से एक एडवोकेट था। मेहता इंडस्ट्री का इकलौता वारिस था, जिसे बगावत करने की पूरी आजादी थी। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि जब वो बोलता तो सामने वाले पर अपनी धाक जमा देता था। पूरे लाउंज में गहरा सन्नाटा पसर गया। आज की बात ये अवनी गुप्ता नहीं, बल्कि मिसेज अवनी आरव मेहता है। अगर किसी ने इससे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की तो उसे मुझसे निपटना होगा। उसकी इन बातों ने अवनी के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। ये सुनकर वंशिका चिढ़कर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अवनी के चाचा भी नजरें झुकाए हुए खड़े थे और उसकी चाची तो बस इस इंतजार में थी कि अवनी जल्द से जल्द आरव के साथ विदा हो जाए। आरव ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। अवनी ने पलटकर अपनी चाची को देखा। उन रिश्तों की खातिर जिसका मान उसने हमेशा रखा था, उसका दिल मचल रहा था, लेकिन वहां रुकने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वे लोग उसे एक बोझ की तरह अपने सिर से उतार रहे थे। जब उन्हें अपनी पसंद की हर चीज मिल चुकी थी, तो अब दिखावे की हमदर्दी का भला क्या फायदा था। आरव उसे मजबूती से थामे हुए बाहर ले आया, उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ बैठ गया। अवनी ने पहली बार उस शख्स के चेहरे की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे अपने कपड़े और बाकी सामान तो लेना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं है। पैलेस में सब कुछ मौजूद है। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, उसे सीधा जवाब दिया। अवनी ने चुपचाप सिर झुका लिया। पूरे रास्ते अवनी उस शख्स के रौब और खौफ के साए में रही। उसकी शख्सियत का असर ऐसा था कि अवनी खामोश बैठने पर मजबूर थी, पर अपनी आदत से मजबूर होकर वो बार बार अपने होठ काटती और कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी चोरी छिपे आरव के चेहरे को निहारती। आरव उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था, पर अनजान बना सड़क की ओर देखता रहा। न उसने बात शुरू की, न अवनी ने। गाड़ी मेहता पैलेस के सामने जाकर रुकी। वो एक शानदार बंगला था, जिसकी भव्यता का अंदाजा बाहर से ही लगाया जा सकता था। गाड़ी पार्क करके वो उसे अंदर ले जाने लगा। अवनी हैरानी से उस बड़े से बंगले को देख रही थी, जो उसकी अपनी हवेली से भी ज्यादा बड़ा था। ऐसा नहीं था कि उसे दौलत की कमी थी, लेकिन यहाँ का अंदाज ही अलग था, जैसे किसी शाही महल में कदम रखा हो। ऊंची दीवारें और खामोश खड़े खंभे अपनी भव्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। अवनी ने साथ चलते हुए आरव की ओर देखा और पूछा, क्या है आपका घर है? हाँ, उसने बस छोटा सा जवाब दिया। ये सारा घर आपका है? और क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? उसने फिर वही सवाल दोहराया। आरव ने मुश्किल से अपने होठ पर आती मुस्कुराहट को रोका और कहा, हाँ बिल्कुल, और अब से ये घर तुम्हारा भी है।
वे मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। सामने एक शानदार लाउंज था जहाँ कीमती सोफे सजे थे। अवनी अपनी सारी तकलीफें और बेचैनी भुलाकर अब बस उस इंसान और उसके आलीशान घर को हैरत से देख रही थी। आरव उसकी तरफ मुड़ा और फॉर्मेलिटी निभाते हुए पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? अवनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी और पलके झपकाते हुए हामी सिर हिलाया। क्या चाहिए? एक प्लेट बिरयानी और 7 अप। उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी हो और सामने खड़ा शख्स कोई वेटर हो। आरव ने पहली बार उसे हैरानी से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की संजीदगी थी। उसने सोफे के बाजू पर कोहनी टिकाई और अपनी मुट्ठी को चीन के नीचे रखकर बड़े मासूम अंदाज में उसे देखने लगी। उसकी इस बचकानी हरकत को देखकर आरव 2 कदम चलकर उसके करीब आए। क्या सच में तुम्हें अभी यही सब चाहिए? अवनी ने फिर से उसे देखा और कहा, जी बिल्कुल, मुझे अभी यही सब चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपने पेट पर हाथ फेरती हुई वो उसे देख रही थी। उस पल वो आरव को इतनी मासूम लगी कि वो कुछ देर तक बस उसकी आंखों में देखता रह गया। फिर वो किचन की तरफ चला गया। उसे पता था कि खाना तैयार होगा। उसने खाना लगाने का हुक्म दिया और थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र की नौकरानी ने टेबल पर खाना सजा दिया। आरव को मेन कुर्सी पर बैठे देख अवनी ने पूछा, क्या आप भी मेरे साथ खाना खा रहे हैं? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। अवनी ने झट से पूछा, क्यों, क्या मुझे खाना खाने की इजाजत नहीं है? आरव उससे हल्की फुल्की बातचीत करने लगा था। उसे एक पल के लिए दोनों ही भूल गए थे कि कुछ ही देर पहले उनके बीच कितना गहरा रिश्ता जुड़ा है और आरव किस मकसद से उसे यहाँ लाया है। वो तो इस खूबसूरत लड़की के साथ इस रिश्ते में बंध कर उसे यहाँ ले आया था, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर आरव को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे कोई ऐसा रिश्ता मिला था जिसे वो अपना कह सकता था। एक ऐसा रिश्ता जो कुछ पलों में जुड़ने के बावजूद इतना मजबूत था कि उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। आरव को ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन अवनी को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए वो थोड़ा बहुत खा रहा था और ज्यादातर उसे ही नोटिस कर रहा था। अवनी जिस चाव से बिरयानी खत्म कर रही थी उसे देखकर आरव को थोड़ा अजीब लगा। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी जैसे उसे कहीं भागना हो। रिलैक्स, आराम से खाओ, हमें कहीं जाना नहीं है। आरव ने उसे प्यार से टोका। अवनी ने कंधे उचकाए और दोबारा खाने में जुट गई। खाने के दौरान उसने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा और ना ही उसके देखने का बुरा माना। उसे बस खाने से मतलब था। शायद पहली बार उसे इतना अच्छा खाना नसीब हो रहा था। पेट भरकर खाना खाने के बाद उसने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा और पूछा, क्या कल सुबह भी आप मुझे ऐसा ही अच्छा नाश्ता करवाएंगे मेहता साहब? अपनी चाची की देखा देखी वो भी उसे मेहता साहब कहकर बुला रही थी। आरव ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए मेड को इशारा किया और कहा, तुम मुझे सिर्फ आरव कह सकती हो। नौकरानी ने टेबल समेटना शुरू कर दिया और आरव वहां से उठकर जाने लगा और ये इसके पीछे पीछे आई और धीरे से बोली, मुझे मेरा कमरा बता दीजिए ताकि मैं सो सकूं। मैं बहुत थक गई हूँ। आरव ने बिना कुछ कहे नौकरानी को इशारा किया कि वो अवनी को उसके कमरे तक छोड़ दे। अवनी के जाने के बाद आरव मेहता ख्यालों के भंवर में खो गया। वो लड़की जिसे पाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी अब उसके घर में थी। उसने अवनी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसकी चाची और चाचा को एतराज करने का कोई मौका न मिले, वरना वो उसे यूं ही अपने पास ले आता और उसके साथ कुछ वक्त बिताकर उसे छोड़ देता। लेकिन अवनी कुछ अलग थी। उसके आने से घर में एक अजीब सी हलचल और रौनक आ गई थी। उसका निडर होकर सवाल करना, साथ बैठकर खाना खाना और बिना किसी झिझक के उसे आरव पुकारना, ये सब आरव मेहता के लिए नया था। वो काफी देर तक सिगरेट पीते हुए उसी के बारे में सोचता रहा। फिर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो देखा कि अवनी उसके बेड पर पैर फैलाए गहरी नींद में सो रही थी। बिखरे हुए बाल, साधारण सी टी शर्ट और ट्राउजर में वो बहुत अलग लग रही थी। शायद दिन भर की थकान और पेट भर खाना मिलने के बाद उसके चेहरे पर एक खास तरह का सुकून और चमक थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और उसके करीब आ गया। उसे देखते ही उसके अंदर अजीब सी उमंगे और जज्बात करवट लेने लगे। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले। सोने से पहले शर्ट उतारना उसकी आदत थी। बिस्तर पर कोहनी टिकाकर वो झुककर अवनी के चेहरे को निहारने लगा। उसकी घनी पलकें जो बंद आंखों पर साया कर रही थी, पंखुड़ियों जैसे होठ जो हल्के से खुले हुए थे और वे लंबे खूबसूरत बाल जिन्होंने पूरे तकिए पर अपना कब्जा कर रखा था। आरव ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसकी जुल्फों को सहलाना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली ही नजर में ये लड़की उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी कैसे हो गई कि उससे इतनी जिद और इतनी बड़ी कीमत देकर इसे हासिल किया।
उसे बस इतना एहसास हो रहा था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत और मासूम है कि एक बार में उसका दिल नहीं भरेगा। उसे समझने के लिए एक उम्र चाहिए थी और उसे चाहने के लिए अनगिनत हसीन रातें, जब वो उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी मोहब्बत की शिद्दत से रूबरू करा सके। आरव मेहता मेहता खानदान का इकलौता वारिस था। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था, इसलिए उसकी परवरिश विदेश में अपने चाचा और दादाजी की देखरेख में हुई। पिछले कुछ समय से वो मुंबई में रह रहा था और न सिर्फ यहाँ बस चुका था, बल्कि अपने फैमिली बिजनेस को भी बखूबी संभाल रहा था। बहुत ही कम समय में उसने अपना एक मुकाम बना लिया था। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे कुछ वक्त के लिए चाचा के पास विदेश गए हुए थे। अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब आरव ने दादाजी को बताए बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया था, वरना वो तो अपनी हर सांस का हिसाब उन्हें देता था। अवनी को निहारते निहारते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आज की ये नींद बहुत ही अलग थी। एक अजीब सा सुकून और अपनापन उसमें घुला हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत करीब आकर उसका कंधा झकझोर रहा है। कानों में एक मखमली सी फुसफुसाहट गूंजी, आरव जी। नींद के खुमार में उसे लगा जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहा है, पर जब कंधे पर पकड़ और मजबूत हुई तो उसकी आंखें खुल गई। सामने अवनी झुकी हुई थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि एडवोकेट आरव मेहता की नींद में खलल डाले, और यहाँ ये मासूम सी लड़की न सिर्फ उसे जगा चुकी थी, बल्कि अक्सर उसे पुकार भी रही थी। जाने आरव के दिल में क्या आया, उसने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर अवनी की कमर थामी और उसे झटके से अपने ऊपर खींच लिया। अचानक हुए इस हमले से अवनी की सांसें अटक गई और वो फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी। आरव की नजरें उसके गुलाबी होठों पर जम सी गई थी। तुम्हें पता है मुझे इस तरह नींद से जगाने की क्या सजा मिल सकती है? आरव के भारी और गंभीर लहजे ने अवनी को अंदर तक थरा दिया। घबराहट में उसने अपनी मुट्ठियां आरव के चौड़े सीने पर टिका दी। आरव जी, अवनी ने बोलते हुए घबराहट में अपने होठों पर जुबान फेरी। उसका गला सूख रहा था। उस शख्स की इतनी नजदीकी उसके होश उड़ा रही थी, और अवनी का यही ख्वाब आरव की दिलचस्पी को और हवा दे रहा था। उसने अवनी को बिस्तर पर अपने करीब लिटाया और उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, तुम वाकई इतनी डरपोक हो या सिर्फ नाटक कर रही हो? आरव मेहता का दिल चाह रहा था कि वो इस मासूमियत को पूरी शिद्दत से अपनी बाहों में भर ले। अवनी ने डर के मारे आंखें झपकाई। वो उस पल इतनी हसीन लग रही थी कि आरव ने खुद पर काबू खोकर झुकते हुए उसके गालों को चूम लिया। मैं आपसे सच में डरती हूँ, कोई नाटक नहीं कर रही। आखिर मैं आपकी बीवी हूँ ना? अवनी ने मासूमियत से उसे याद दिलाया, जैसे बीवियों का अपने हस्बैंड से डरना कोई नियम हो। ये सुनकर आरव मेहता की हंसी छूट गई, एक ऐसी बेसाख्ता हंसी जिसे अवनी बस देखती ही रह गई। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि अक्सर पति अपनी पत्नियों से डरते हैं। आरव मेहता ने उसके गालों पर उंगली फेरते हुए उसे और उलझन में डाल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी अदाएं इतनी कातिल है कि शायद बहुत जल्द मैं भी तुमसे डरने लगूं। आरव मेहता आज तक दुनिया के सामने एक सख्त और रौबदार इंसान रहा था, पर अवनी के सामने वो पहली बार इतना नॉर्मल था। अवनी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसका पूरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि किसी तरह यहाँ से भाग निकले। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आरव उसे साफ महसूस कर पा रहा था। कितने साल के हो तुम? उसने अवनी की आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से पूछा। उसने फौरन जवाब दिया, 2 महीने में 20 की हो जाऊंगी। लेकिन दिखने में तो तुम एकदम बच्ची लगती हो, ऐसा क्यों? आरव ने धीरे से उसकी कमर की गेंद हाथ घेरा। अवनी अब पूरी तरह उसकी गिरफ्त में थी। छोड़िए मुझे आरव, प्लीज, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो घबराहट में बेहाल थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जैसे शाम की सारी लाली उसके गालों पर उतर आई हो। आरव उसके और करीब झुका और उसकी गर्दन के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें सांस लेने की जरूरत पड़े। मैं तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों से ऐसे जोड़ दूंगा कि हमारा ये बिखराव ही जीने की वजह बन जाएगा। जैसे ही उसने अपना चेहरा झुकाया, अवनी बुरी तरह कांप उठी। आरव ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं तुम्हें खाना ही रहा हूँ। आरव, मैं आपसे कपड़े मांगने आई थी। प्लीज मुझे कुछ कपड़े दे दे ताकि मैं चेंज कर सकूं। कल से यही पहने हुई हूँ। उसने रुआसी आवाज में सफाई दी।
जैसे जताना चाह रही हो कि उसके करीब आने का मकसद कुछ और नहीं था। आरव फौरन पीछे हटा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब बीवी ले आया हूँ तो उसकी जरूरतों का ख्याल भी रखना होगा। ऐसा करो, फिलहाल मेरे वार्डरोब से मेरी कोई शर्ट और ट्राउजर ले लो। मैं थोड़ी देर में जाकर तुम्हारे लिए सारा सामान ले आऊंगा। उसकी बाहों से आजाद होती ही अवनी फौरन बेड से उतरी और वार्डरोब खंगालने लगी। उसने एक ब्लैक शर्ट और ट्राउजर चुन लिया। आरव की नींद अब उड़ चुकी थी। अवनी की मौजूदगी में दोबारा सोना मुमकिन भी नहीं था। उसने सोचा कि फ्रेश होकर अवनी के साथ अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया जाए। दोपहर में उसकी मीटिंग थी और उसने तय किया कि वापसी पर वो अवनी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेगा। अगर उसके पास ढंग के कपड़े होते तो उसे साथ ले जाता, लेकिन फिलहाल उसे साथ ले जाना उसे ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर बाद अवनी बाहर निकली। उसका छोटा सा वजूद आरव के ओवर साइज कपड़ों में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गुलाब पर बड़ा सा लिफाफा चढ़ा दिया हो। अपने सुर्ख चेहरे के साथ वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब आरव पलटा तो उसे देख हैरान रह गया। अवनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हवा में रंग बिखर गए हो। आरव जी, आपके कपड़े कितने बड़े हैं। इन कपड़ों में तो आप खुद भी मेरे साथ समा सकते हैं, उसने मजाक में कहा। पर जैसे ही उसने देखा कि आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है, उसने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। आरव का रोमांटिक मूड फिर से ऑन हो गया था। अवनी फौरन पीछे हटी। तो क्या ख्याल है, इसी शर्ट में आ जाओ, आरव ने शरारत से पूछा। अवनी ने नामे सिर हिलाया और पीछे हटने लगी। आरव मुस्कुराया। रिलैक्स, नहीं आ रहा, मैं बस अपने कपड़े निकाल रहा हूँ। उसने एक प्यारी सी मुस्कान उसे दे दी और फ्रेश होने चला गया। अवनी अपने बाल सुलझाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। किचन से आधी नाश्ते की खुशबू ने अवनी की भूख और बढ़ा दी थी। वो स्वभाव से बहुत चंचल और जिंदा दिल लड़की थी। अपनों की बेरुखी और ज्यादतियों ने कुछ वक्त के लिए उसकी हंसी छीन ली थी, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना आता था। वह हर पल को जीना जानती थी। नाश्ता करते हुए वो आरव से हल्की फुल्की बातें करती रही। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया था कि उनकी शादी किन हालातों में हुई थी। बस एक रात में ही उसे अंदाजा हो गया था कि आरव दिल का बहुत अच्छा है। दुनिया के लिए वो जैसा भी हो, लेकिन अवनी के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था। अपनी बातें बताते हुए अवनी की आंखें चमक रही थी। क्या तुम हमेशा से तुम्हारे चाचा के घर रही हो, आरव ने पूछा। ये सुनते ही वो अचानक उदास हो गई। नहीं, जब तक पापा साथ थे सब ठीक था। उसके बाद दादी ने मुझे चाची के हवाले कर दिया और मैं यहाँ शहर आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आरव ने बड़े प्यार से उसके फूले हुए गालों को थपथपाया। उसने शर्माकर सिर झुका लिया। आरव ने कहा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पति। पुराने लोगों और पुरानी बातों को भूल जाओ। मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा आरव। आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे आरव जी? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे दादाजी जब इतनी प्यारी बहू को देखेंगे तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश होंगे, आरव ने यकीन दिलाया। आरव के बंगले में अवनी का ये पहला दिन था। नाश्ते के बाद आरव काम पर चला गया। आरव घूम घूम कर उस शानदार घर को देखती रही। घर का कोना कोना आरव की बेहतरीन पसंद की गवाही दे रहा था। चाची के घर भी वो खुश रहती थी, लेकिन वहां उसके साथ जो सुलूक होता था उसकी बराबरी में यहाँ वो खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। घर की नौकरानियां हर वक्त उसके हुक्म के लिए तैयार खड़ी रहती। शाम के वक्त जब आरव घर लौटा तो उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। उसने सारे बैग कमरे में रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारी जरूरत की हर चीज है, इन्हें सेट कर लो और अगर कुछ कम लगे तो बताना। अगली बार हम साथ चलकर ले आएंगे। अब कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहन लो। उसने प्यार से अवनी का चेहरा छुआ और फ्रेश होने चला गया। हैरान होकर अवनी एक एक बैग खोलने लगी। हर ड्रेस एक से बढ़कर एक थी। एक बैग में खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी चमक रही थी, जिसे वो देर तक देखती रही। ज्वेलरी, सैंडल्स और फिर एक बैग में उसकी पर्सनल जरूरत का सामान था। उसे देखते ही अवनी ने शर्म के मारे अपने होठ दांतों तले दबा ली। उसका चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। उसने पलट कर देखा। शुक्र था कि आरव वहां नहीं था, वरना वो शायद शर्म से ही बेहोश हो जाती। उसने जल्दी से उस बैग को छुपाया और बड़बड़ाई, कितनी बदतमीज है ये, इन्हें कैसे पता चला? वो कंधी उचकाकर सोचने लगी और इससे पहले कि आरव बाहर आता वो कमरे से भाग निकली। अभी उसमें आरव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी।
वो शख्स इतना गहरा था कि उसे पूरी तरह समझ पाना मुमकिन ही नहीं था। उसके साथ बिताया गया हर दिन किसी एडवेंचर जैसा था। हर बीते लम्हे के साथ उसे यकीन होता जा रहा था कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसकी सच में कदर करता है और उसे प्यार करने लगा है। भले ही उनके साथ आने की वजह कुछ भी रही हो, पर शादी के इस पवित्र रिश्ते ने उन्हें एक दूसरे से इस कदर जोड़ दिया था कि अब वे एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। अभी साथ आए हुए उन्हें सिर्फ 4-5 दिन ही हुए थे, पर वे एक दूसरे के इतने आदी हो गए थे कि वो बिना किसी झिझक के उसके करीब लेट जाती और दिन भर की बातें शेयर करती। वो बस खामोशी से उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता रहता। कभी उसकी शरारतों पर वो शर्मा कर लाल हो जाती, तो कभी उसकी नजदीकी उसे नर्वस कर देती। अब एक दूसरे से दूर रहना नामुमकिन सा था। वो उसे पूरी तरह अपना बनाकर ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसकी लाइफ में कितनी खास है। उस दिन भी जब वो काम से लौटा तो उसने देखा कि वो उसकी गिफ्ट की हुई पिंक साड़ी पहनकर आईने के सामने तैयार हो रही थी। लाइट मेकअप में वो इतनी चमक रही थी कि वो एकटक उसे देखता ही रह गया। जब उसने उसे नोटिस किया और शर्मा कर दूर हटने लगी, तब तक उसने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। इस तरह तैयार होकर क्या मेरा इम्तिहान ले रही हो? उसने बेहद रोमांटिक और नशीली आवाज में पूछा। वो हड़बड़ा गई और उसे देखने लगी। नहीं आरव जी, मैं तो। उसकी नशीली आंखों में डूबकर वो जैसे अपना दिल थाम कर रह गया। उसने अपने होठों को दांतों तले दबाया और उस हैंडसम शख्स को देखा जो धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा था। उसने कांपते हुए हाथ आरव के सीने पर टिका दे। आरव। उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। वो पूरी तरह कांप रही थी और आरव उसके हुस्न के नशे में खोता जा रहा था। आखिर वो खुद को कंट्रोल करता भी कैसे? आज नहीं जान, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। आज मुझे अपने रूम में उतर जाने दो। मैंने इतने दिन सिर्फ इसलिए वेट किया कि तुम खुद मेरी बाहों में आओ। जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह मेरी हो सकती हो, तब खुद को मुझे सौंप दो। लेकिन आज आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। कहते हुए वो उसे अपनी बाहों में भर चुका था। कभी वो उसके गालों को चूमता तो कभी उसकी जुल्फों की खुशबू अपनी सांसों में भरता। वो पूरी तरह उसके प्यार में खो चुका था। अवनी की आंखें बंद होने लगी और उसके होंठ कांप रहे थे। आरव का ये जुनून, ये नजदीकी उसके लिए संभाल पाना मुश्किल था। आरव प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की। उसकी आवाज में एक बेबसी थी जिसे सुनकर आरव एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। इससे पहले कि वो दोनों जज्बातों की हदें पार कर जाते, कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शायद किस्मत अभी उनकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती थी। नौकरानी ने बाहर से आवाज दी कि नीचे अवनी के पापा आए हैं। अवनी तड़प कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये खबर उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की लहर बदल दी थी। वो वर्षों से अपने पिता की एक झलक पाने के लिए तरस गई थी। वही पिता जो सालों पहले उसे भूल चुके थे। अपनी नई बीवी और बच्चों के प्यार में इतने डूब गए थे कि उन्हें अपनी उस बेटी की याद तक नहीं आई जिसे वे अपनों के भरोसे छोड़ गए थे। वे अपने ही उसके साथ पराये से भी बदतर सुलूक करते थे। आरव ने अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ाया, पर उसका ध्यान वहां नहीं था। आरव ने नरमी से उसके कंधे को छुआ। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ है, लेकिन अवनी बस अपने वजूद को संभालती हुई बाहर की तरफ भागी। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। सीढ़ियां उतरकर अवनी ने लाउंज में खड़े उस शख्स को देखा। कितने अरसे बाद उसने अपने पापा को देखा था। उसकी आंखों में वही ममता और प्यार झलक रहा था जिसके लिए वो कितने सालों तक तरसती रही। उसके पापा ने अपनी बाहें फैला दी। अवनी। आरव सीढ़ी पर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया कि शायद अवनी उससे दूर हो जाएगी। वो मोहब्बत जिसे उसने अभी अभी महसूस करना शुरू किया था, कहीं उसे छीन ना ली जाए। अवनी अपने बाप के सीने से लग गई। उसके पापा ने उसके माथे को चूमा और उसे गले लगा लिया। शायद सालों बाद उन्हें अपनी बेटी की याद सताई थी। पापा। अवनी बस रोई जा रही थी। उसके पापा ने नरमी से उसके आंसू पोंछे। तुम्हारे पापा आ गए हैं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक होगा। वे गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। पापा, आप नहीं जानते मैंने क्या क्या सहा है। अवनी रोते हुए अपनी आबीती सुना रही थी। काफी देर बाद उनकी नजर आरव पर पड़ी। तो तुम हो वो शख्स जो मेरी बेटी की कीमत लगाकर उसे अपने घर ले आए। ये शब्द नहीं थे, बल्कि किसी जहरीले तीर की तरह थे जो आरव के सीने में जा लगे। अवनी ने तड़प कर अपने पापा को देखा। तुमने मेरे भाई को पैसे देकर मेरी बेटी को खरीदा और उसे शादी की ताकि इसके साथ कुछ दिन गुजार सको। उन सब से तो मैं निपट कर आया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। आरव को लगा जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो।
वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस बेताबी से अवनी का चेहरा देख रहा था। अवनी का उतरता हुआ चेहरा उसे और भी शर्मिंदा कर रहा था। चलो मेरे साथ, हम कोर्ट में केस करेंगे, तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। अवनी बेबसी से अपने पापा को देख रही थी। उनका प्यार अपनी जगह था, लेकिन आरव की उस मोहब्बत का क्या, जिससे वो अभी अभी रूबरू हुई थी। आरव ने उसे अपने प्यार की जाल में पूरी तरह कैद कर लिया था। उसने नाम में सिर हिलाया, लेकिन उसके पापा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे साथ चलो। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है और अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, पछतावा और वो ममता साफ दिख रही थी, जिसके लिए अवनी बरसों तरसती रही। लेकिन शायद ये सब पाने में उसने बहुत देर कर दी थी। आपने मेरी कीमत चुकाई थी आरव। अवनी ने पहली बार उसे नाम से पुकारा था। आरव उसे बस दुख भरी नजरों से देखता रह गया। वो उस लड़की के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। कम से कम अवनी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की हिम्मत आज उसमें नहीं थी। सीढ़ियां उतरते हुए अवनी के करीब आया और बोला, मैंने तुमसे शादी की है अवनी, तुम मेरी बीवी हो। पहली बार आरव की आंखों में बेबसी दिखाई दी। दूसरों को बेबस कर देने वाला शख्स आज खुद लाचार खड़ा था। प्लीज अवनी, खुद को इस कदर मत तोड़ो। उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसने खामोशी से उनका हाथ हटा दिया। नहीं पापा, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। आज आरव पूरी तरह हार चुका था। उसने सोचा था कि उसने पैसों से उस लड़की को खरीद लिया है, पर उसे एहसास बहुत बाद में हुआ कि पैसों से किसी को हासिल तो किया जा सकता है, पर उसे अपना बनाने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है। अवनी ने रोते हुए फर्श पर बैठते हुए कहा, अगर ये मेरी कीमत अदा कर चुके हैं तो फिर मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ पापा। मैं तो वो चीज हूँ जिसका मालिक अब बदल चुका है। आरव और उसके पापा दोनों उसकी तरफ लपके। उसके पापा ने उसे वही रुक जाने का इशारा किया। तुम्हारा बाप सब कुछ वापस कर देगा, वह वो सारी रकम लौटाने के लिए तैयार हो जब आप बरसों पहले उसे बेसहारा छोड़ गया था। आज उस पर अपनी बेटी के लिए ममता का ऐसा जुनून सवार था कि वो अपनी सारी दौलत आरव के हवाले करने को तैयार था। जिस बाप ने आज तक अपनी बेटी के खर्चों की फिक्र नहीं की, आज उसकी अचानक जागी हुई ये मोहब्बत होने के लिए किसी काम की नहीं थी। वो 2 कदम पीछे हट गई। नहीं पापा, आरव ने मुझे खरीदा जरूर है, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। उसने मुझसे शादी की है। वो तो आपके भाई के लालच का नतीजा था। इस शख्स ने चाहे मेरी कीमत दी हो, लेकिन मुझे उस कैद से आजाद कराया जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, जहाँ मुझे एक एक निवाले के लिए तरसना पड़ता था। इस शख्स मुझे वहां से निकाल कर लाया और अपनी जिंदगी में जगह दी। मैं इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हूँ। उसके पापा तड़प कर बोले, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप मेरे बाप थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे अलावा भी आपकी बहुत सी औलादें हैं। मुझसे ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है। अब जाइए पापा। मैं उन बड़े हुए हाथों को थामने की कायल नहीं हूँ जो तब सामने आए जब मेरी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म होने लगी है। आरव बस खामोशी से उसके चेहरे को देखता रह गया। वो चुलबुली और हंसती मुस्कुराती लड़की आज जिस तरह फुट फुट कर रो रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस दिन उसके पापा हार कर वापस लौट गए। अवनी के इनकार ने उन्हें आईना दिखा दिया था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी। शायद समय के साथ अवनी सब कुछ भूल जाती, शायद आने वाली खुशियां उसके पुराने जख्मों को भर देती, लेकिन उसे हमेशा ये टीस महसूस होती कि जिन बेटियों की सिर से बाप अपना हाथ खींच लेते हैं, ये दुनिया उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। अवनी बिस्तर पर सिर झुकाए खामोश बैठी थी। उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। आरव चुपचाप आया और उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उसने अवनी के घुटनों पर अपना हाथ रखा और बस उसे निहारता रहा। आरव को अपने कदमों में बैठा देख अवनी घबराकर उठने लगी, लेकिन आरव ने उसकी कलाई थामकर उसे वापस बिठा दिया। मैं जानता हूँ अवनी कि तुम्हारे चाचा और चाची के लालच के आगे मुझे तुम्हारी बोली लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो तुम्हें कभी सीधे रास्ते मेरे हवाले नहीं करते। और मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अवनी, तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोचना भी मेरे लिए मौत जैसा है। वो उसके कदमों में बैठा, जैसे उससे जिंदगी की भीख मांग रहा था। अवनी की नजरें उसकी आंखों में जम सी गई थी। उसकी भूरी आंखें आज भीगी हुई थी और वो नमी उसके दिल की सच्चाई बयां कर रही थी। तुम आरव के दिल की धड़कन हो, और धड़कन रुक जाए तो दिल मुर्दा हो जाता है। प्लीज मेरे दिल को कभी मरने मत देना। आरव ने अवनी के दोनों हाथों को बारी बारी से चूमा और अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। अवनी की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। यही वो शख्स था जिसे किस्मत ने उसके हिस्से में लिखा था। जो सब्र करते हैं, भगवान उनके साथ हमेशा होता है।
और आज अवनी को उसके सब्र का सबसे खूबसूरत फल मिल चुका था। अवनी ने झुककर बड़े प्यार से आरव के माथे को चूम लिया। उस टच ने आरव को हैरान कर दिया। उसने बड़े प्यार से अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। वो शिद्दत से उसके चेहरे और गर्दन पर अपनी लब रखता गया और अवनी उसकी इस बेतहाशा मोहब्बत की तपिश में पिघलती जा रही थी। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा मुझसे दूर जाना मेरी जान निकाल लेगा। आरव ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वो उसकी बाहों में पूरी तरह सिमटती जा रही थी और आरव उसे खुद में समाता जा रहा था। अब उन कड़वी यादों पर वक्त की झूल जम गई थी। आरव और अवनी की जिंदगी अब उस मुकाम पर थी जहाँ सिर्फ भरोसा और बेपनाह मोहब्बत थी। आरव, जो कभी दुनिया के लिए एक सख्त और पत्थरदिल इंसान था, अवनी के साथ रहकर पूरी तरह बदल चुका था। अवनी अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी थी। उसके पापा ने कई बार कोशिश की कि वे अवनी का भरोसा जीत सके और अवनी ने भी अपने दिल को बड़ा करते हुए उन्हें माफ कर दिया। वो कहती, माफ कर देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है और मुझे अब अपनी जिंदगी में कोई बोझ नहीं, सिर्फ सुकून चाहिए।